नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वे में एक बार आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोग के सामने एक नए टॉपिक नई वीडियो के साथ आ गई हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो है वो दुर्लभता संबंधी परिभाषा है। और इससे पहले मैंने 2 परिभाषाएँ और बताई हुई हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और हाँ, एक और बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, और जो ये मैटर जिस किताब से लेती हूँ उस बुक का नाम आर्थिक विश्लेषण है और उसके राइटर हैं जेसी पंत जेपी मिश्रा। और ये साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है। बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको लेना तो आपको मार्केट में आप लोग को आसानी से मिल जाएगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा का सूत्रपात्र उनकी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि 1932 से होता है। और परिभाषा की प्रशंसा के संदर्भ में एलू मैकफी ने लिखा था कि अभी तक भौतिक हितों को ही आवश्यकता अर्थशास्त्र की विषय वस्तु माना जाता रहा है, किंतु रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को नया गणितीय दृष्टिकोण प्रदान करते हुए इसे पारस्परिक मूल्यों का विज्ञान या सीमित साधनों का शास्त्र बना दिया है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उनके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की व्याख्या की। प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा मुख्य रूप से 4 तत्वों पर आधारित है और उन तत्वों को जानने को कोशिश करते हैं। आवश्यकताओं का अनंत होना, आवश्यकताओं का समान महत्व न होना, आवश्यकताओं की तुलना में साधनों का सीमित होना तथा साधनों का वैकल्पिक उपयोग होना। पहली तत्व को जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। आवश्यकताओं का अनंत होना। अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए रॉबिन्स ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य की आवश्यकताएं उसके साधनों की अपेक्षा अधिक होती हैं। व्यक्ति के जीवन में आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है। व्यवहारिक जीवन में जब एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और उसके बाद ही कोई दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है, और जैसे कि हम दूसरी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं वैसे ही तीसरी आवश्यकता का जन्म हो जाता है, और तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। आवश्यकताओं का यह क्रम लगातार अंत तक चलता रहता है। अर्थात उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि मानव जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो उनका कोई अनंत नहीं है। एक पूरी हो गई तो दूसरी जाग गई, दूसरी पूरी तो तीसरी, इसी तरह से ये निरंतर इनका जागने का प्रयास, जागने का जो कार्य है वो लाइफ टाइम तक चलता रहता है। इनका कोई अंत है ही नहीं। दूसरी आवश्यकता की बात करते हैं। आवश्यकताओं का समान न होना। किसी भी व्यक्ति की, चाहे वह सामाजिक हो या समाज से बाहर रहने वाला, आवश्यकताएं समान महत्व की नहीं होती। उसकी आवश्यकताओं की तीव्रता में भारी अंतर होता है। जिस व्यक्ति की जो आवश्यकता अधिक तीव्र होती है वह उनकी पूर्ति सबसे पहले और कम तीव्र आवश्यकताओं की पूर्ति बाद में करता है। और तीसरा तत्व है साधनों का सीमित होना। कुछ लेखकों ने इसका उल्लेख दुर्लभ साधन के नाम से किया, जो गलत है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार व्यक्ति के साधन उसकी आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं। यहाँ साधनों की सीमितता का अभिप्राय मांग की अपेक्षा सीमित होने से है। इस बात की हम संक्षेप में इस प्रकार रख सकते हैं, W लेस देन या मोर देन M। यदि W इक्वल टू M होता तो आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती और प्रत्येक व्यक्ति अपनी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर लेता, परंतु ऐसा होता नहीं है। इसीलिए हमेशा साधनों और आवश्यकताओं के बीच संघर्ष छिड़ा रहता है। चौथे तत्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, साधनों का वैकल्पिक उपयोग। प्रोफेसर रॉबिन्स ने केवल साधनों की सीमितता की बात नहीं कही है, बल्कि उन्होंने यह भी बताया है कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दूध को ही लें, इसे पीने के काम में लाया जा सकता है, इसकी चाय बनाई जा सकती या इसका दही जमाया जा सकता है। इस प्रकार कपड़ा, लकड़ी और अनेकानेक साधनों के एक से अनेक प्रयोग किए जा सकते हैं। साधनों के इसी गुण के कारण उपभोक्ता हमेशा अपने साधनों को सर्वप्रथम उन आवश्यकताओं की पूर्ति का व्यय करता है जो उसके लिए तीव्रतम होती हैं। तो इस प्रकार से हमने
दुर्लभता की परिभाषा को देखा और उसके जो तथ्य हैं उन तथ्यों को हमने जाना और उनको बारीकी से एक्सप्लेनेशन को भी जाना। और अब हम लोग रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषताओं को संक्षेप में जानेंगे। संक्षेप में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा धन के वातावरण में पैदा हुई, भौतिक कल्याण की धारा में प्रवाहित हुई और अंत में सीमित साधनों की खाई में विलीन हो गई। इस कथन का अभिप्राय है कि यूँ तो प्रोफेसर रॉबिन्स के बाद भी अनेक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी, परंतु उन परिभाषाओं में तर्क नहीं जो तर्क प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा में है। अब हम लोग प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषताओं को बारी बारी से देखेंगे। पहली विशेषता है अर्थशास्त्र का क्षेत्र, व्यापक क्षेत्र। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा से पहले अर्थशास्त्र का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के रूप में होता था। प्रोफेसर रॉबिन्स ने यह स्पष्ट किया कि उद्देश्यों की अनेकता व साधनों की सीमितता के परिणाम स्वरूप जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तब वह समस्या आर्थिक होती है और उस समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र में होगा। इस धारणा ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को व्यापक बना दिया है। ये हम लोगों ने रॉबिन्स की परिभाषा जो कि दुर्लभता संबंधी परिभाषा है उसकी विशेषताओं को देखा और उनकी विशेषताओं को बारी बारी से विद एक्सप्लेनेशन के साथ देखा। अब हम लोग देखते हैं कि हम देखेंगे रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचना। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा में अधिकांश गुण हैं, कुछ ऐसी कमियां भी हैं जिनके कारण इसकी आलोचना की जाती है। कुछ आलोचना निम्नलिखित है। पहली आलोचना अर्थशास्त्र का क्षेत्र का दोस्तों, इस वीडियो में मैं रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचनाओं को पूरा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि टाइम की थोड़ी ज़्यादा हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी आलोचनाओं को एक्सप्लेनेशन के साथ लाऊंगी। इस परिभाषा में हम लोगों ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा को देखा है और उसकी विशेषताओं को देखा है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी आलोचनाओं को भी देखेंगे। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।